बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक विच इज़ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़, यानी कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ रिलेट करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, यानी कि सांस के सिस्टम के साथ। तो ये इनमें से हम वन बाय वन डिफरेंट डिजीज़ेज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्रोंकाइटिस। नाउ व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है हमारी लंग्स में मौजूद ब्रोंकाई की या ब्रोंकियोल्स की। इन्फ्लेमेशन मीन्स जलन। नाउ ये जो है ये किस वजह से हो रही है जलन? बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूकस जो है ट्यूब्स के अंदर सिक्रीट किया जा रहा है ऑटोमेटिकली, जो कि हमारी ट्यूब्यूलर वॉल्स को स्वेल कर देता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ट्यूब्स जो है वो स्वेल अप हो जाती है। अब व्हाट इज़ द कॉज? जब हम डिसऑर्डर्स की या डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट रखना बहुत ज़रूरी है ना। व्हाट आर दीज? कि एक चीज़ तो आपने देखनी है कि डिजीज़ को कॉज कौन कर रहा है। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि उसकी नेचर क्या है, आउटसाइड उसके क्या सिम्टम्स हैं और इनसाइड बॉडी में उसके क्या इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं जो कि हार्म कर रहे हैं आपके इंटरनल सिस्टम को। थर्ड, फिर उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी क्या रेमेडी या क्योर है, मींस उसको सही किस तरह से किया जा सकता है, आया कि उसका कोई ट्रीटमेंट है या फिर उसकी कोई प्रिवेंशन है। अब रीज़न देख लेते हैं कि नेचर हमने देख ली। इसकी नेचर ये है कि इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकाई का। और रीज़न क्या है, कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं? वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या कभी कभी कोई ऐसे केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि कोई टबैको स्मोक वगैरह की तरफ ऐसा कोई मरीज़ चला जाए तो फिर उसको सांस में प्रॉब्लम फील हो सकता है। अभी इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो है वो टू मेजर टाइप्स हैं इसके। एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज एक्यूट bronchitis and chronic bronchitis. Now what is meant by acute bronchitis? Acute जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, थोड़ा बहुत नुकसानदेह लेकिन थोड़ा बहुत नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन 2 वीक्स तक जो है वो पेशेंट के अंदर रह सकता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर कर जाती हैं ऐसे पेशेंट की ब्रोंकाइस या ब्रोंकियोल्स। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें ब्रोंकाई जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या जलन क्रिएट कर देते हैं और ये तकरीबन 3 महीने से लेके 2 साल तक लास्ट कर सकता है। और ज़्यादातर इस में पाए जाने वाले जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, वो तकरीबन 45 से अबव एज के लोगों में ये अभी तक देखा गया है। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं कि कफ खांसी होगी, माइल्ड वीजिंग मीन्स कि सांस लेते हुए आवाज़ सीटी जैसी विसल जैसी आवाज़ जो है वो उसका आना वीजिंग कहलाता है। तो वीजिंग हो सकती है, थोड़ी सी फीवर हो सकता है, ठंड महसूस हो सकती है, चिल्स यानी कि, और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का दबना या बहुत छोटे छोटे सांस आना। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कि बहुत हार्ड जॉब्स करते हैं या मजदूरी टाइप वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, विच इज़ कॉल्ड एज एम्फीजेमा। एम्फीजेमा क्या है, इसकी क्या नेचर है? इसकी नेचर ये है कि ये हमारे एल्बियोलाई जो हैं उनकी वॉल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है हमारे गैशियस एक्सचेंज जहाँ पे होनी होती है वो बिल्कुल जो है वो कम होके रह जाता है। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा एयर जो है वो पास आउट हो सकेगी या गैशियस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सकेगी। लेकिन इस केस में क्योंकि वॉल्स पूरी तरह से टूट फूट जाती हैं तो इसलिए गैशियस एक्सचेंज के लिए पीछे जगह बहुत कम बचती है, क्योंकि लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लंग्स वापस अपनी एक्सलेशन के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाते, तो इस वजह से जो है वो एयर लंग्स के अंदर ही कहीं दबी रह जाती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो एम्फीजीमिया में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस का छोटा हो जाना, मुश्किल से आना, फटीग है, बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो थकावट महसूस करने लगता है और वेट लॉस हो जाता है उसका, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उसको जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में महसूस होने लगते हैं। अब जैसे जैसे इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं पेशेंट एक्चुअली
तब तक जो है वो 50 to 70% अपने लंग टिश्यूज़ को लॉस्ट कर चुका होता है। ऑलरेडी उसके 50 to 70% टिश्यूज़ जो हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं। अब इसमें ये जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड का, वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं। रही बात इसके क्योर या रेमेडी की, तो अभी तक ऐसा चीज़ का कोई क्योर या रेमेडी देखने में नहीं आई है। वेल, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज निमोनिया। अब निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शन है लंग्स का। अब ये इन्फेक्शन जो है दोनों लंग्स का होगा तो फिर ये डबल निमोनिया कहलाएगा, ठीक है ना। अगर तो दोनों इन लंग्स में ये इन्फेक्शन है तो फिर ये डबल निमोनिया कहलाएगा। और मोस्ट कॉमन इस निमोनिया की कॉज जो है वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और कुछ जो है वो वायरल डिजीज़ भी हो सकती हैं जिनमें कि इन्फ्लुएंजा वायरस इंक्लूड होता है। अब कौन कौन सी रीजंस होगी? बैक्टीरिया भी रीज़न हो सकता है, वायरस भी रीज़न हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शंस भी जो हैं वो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 कॉजिंग एजेंट्स ऑफ दिस डिजीज़ विच इज़ निमोनिया। अब ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये एल्वियोलाई में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे ढेर सारे नंबर में ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तादाद में लंग की टिश्यूज़ के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता लंग के टिश्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने की वजह से जो इस हमारे लंग्स के अंदर का फ्लूइड है, हमारे लंग्स के अंदर के एरियाज़ हैं, वो फ्लूइड या किसी किस्म के पस के साथ भर जाते हैं। अब इस पस के साथ भर जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट में सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके, उस पर बात कर लेते हैं। सिम्टम्स जो है निमोनिया के, उसमें कोल्ड महसूस होगी, ठंड महसूस होगी, बहुत हाई फीवर हो जाएगा, तेज़ बुखार है, शिवरिंग, कांपना शुरू कर देगा ऐसा पेशेंट, उसको खांसी होगी और बलगम के साथ। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनकी ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और पेशेंट्स की स्किन का कलर भी जो है वो तकरीबन पर्पलिश टाइप में जो है वो चेंज हो जाता है। और ये सब क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि लंग टिश्यूज़ इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गए हैं, उनमें पस पड़ चुकी है, तो ऑक्सीजनेशन जो है वो नहीं हो पाती है ब्लड की, जिस वजह से कलर भी जो है वो पेल होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो है वो इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं निमोनिया के लिए, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से बन रहा है, उसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जबकि दूसरे टाइप की निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट डिजीज़, द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ द एस्थमा। अब एस्थमा क्या है? ये ना तो किसी वायरस से कॉज हो रहा है, ना किसी बैक्टीरिया से, ना किसी फंगस से, बल्कि ये जो है ये एक एलर्जी की फॉर्म है, एलर्जिक डिजीज़ है ये। इसमें इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकाई के अंदर, जिसकी वजह से ज़्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, और जो एयर पाथवेज हैं इंटरनल, वो नैरो होना या तंग होना या बंद होना शुरू हो जाएंगे। एस्थमा पेशेंट की ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं जैसे ही कोई एलर्जेंस इनके आसपास आता है। एलर्जेंस क्या है? नाउ एलर्जेंस आर एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को या इवन नॉर्मल पर्सनस को भी। अब ये एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स या एलर्जेंस हैं क्या क्या? दिस कैन बी डस्ट, दिस कैन बी स्मोक, दिस कैन बी परफ्यूम्स, पॉलेंस एक्सेट्रा। और जैसे ही ऐसे पेशेंट्स किसी एलर्जन के आसपास आ जाते हैं या कोई एलर्जन इनके आसपास आ जाता है, तो फौरी तौर पे इनका जो इंटरनल सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, और एक्सेसिव जो है वो कंस्ट्रिक्शन इनकी एयर पाथवे में कॉज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किल से ऐसे पेशेंट्स सांस लेते हैं। सिम्टम्स जो हैं एस्थमा के वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, लेकिन ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं उसमें यही है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है, स्पेशली रात के टाइम पर, या फिर वीजिंग, वही विसल जैसी साउंड जो है वो आपके सांस में से आना शुरू हो जाती है, आपको खांसी हो सकती है, आपका चेस्ट टाइट फील कर सकता है। तो अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है कि डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो अभी तक यूज़ किए जा रहे हैं ताकि ऐसे पेशेंट्स की ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स जो कि नैरो हो गई थी उन्हें डायलेट किया जा सके या उनके रास्ते को थोड़ा सा खुला किया जा सके। और इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो इनहेलर्स की तौर पर दी जाती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई पेशेंट्स मौजूद होते हैं जिन डिजीज़ की हम बात करते हैं, तो आप ऐसे पेशेंट से बात करें, उनसे बात करके आपको इन डिजीज़ के बारे में ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिल सकती है और आप ज़्यादा अच्छी तरह से इन डिजीज़ को समझ सकते हैं और देर तक इन्हें याद कर सकते हैं, स्पेशली वो व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं।